आप सभी का स्वागत है। हम सुन रहे हैं गरीब रजुआ की कहानी जिंदगी और जोंक, जो लिखी गई है लेखक अमरकांत द्वारा। ये कहानी का भाग 2 है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत दिन हो गए थे। गर्मी का मौसम था और भयंकर लू चलना शुरू हो गई थी। छत पर मार खाने के 4-5 दिन बाद रजुआ फिर मोहल्ले में आकर काम करने लगा था, लेकिन उसमें एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ये था कि उसका स्त्रियों के साथ छेड़खानी करने, गधे की भांति हिचकिचाना, किलकाना बंद हो गया था। रजुआ ने आजकल दाढ़ी क्यों रख छोड़ी है? मैंने पत्नी से प्रश्न किया। रजुआ की बात छिड़ने पर मेरी बीवी अवश्य हंस देती। मुस्कुराकर उसने उत्तर दिया, आजकल वो भगत हो गया है। बरन की बहू को उसके कृत्य की सजा देने को उसने दाढ़ी बढ़ा ली है और रोजाना शनिचरी देवी को जल चढ़ाता है। मेरी प्रश्न सूचक दृष्टि से देखने पर पत्नी ने अपनी बात स्पष्ट की। बात यह है कि रजुआ पिछले कुछ महीनों से रात को बरन की बहू के यहाँ ही सोता था और उसने बुआ का रिश्ता भी जोड़ लिया था। रजुआ 2-4 आने जो कुछ कमाता वो अपनी बुआ के यहाँ जमा करता जाता। वो बताता है कि इस तरह करते करते 10 रुपए तक इकट्ठे हो गए हैं। एक बार उसने बरन की बहू से अपने रुपए मांगे तो वो इनकार कर गई कि उसके पास रजुआ की एक पाई भी नहीं। रजुआ के दिल को इतनी चोट लगी कि उसने दाढ़ी रख ली। वो कहता है कि जब तक बरन की बहू को कोढ़ ना फूटेगा वो दाढ़ी ना मुड़ाएगा। इसी काम के लिए वो शनिचरी देवी पर रोज जल भी चढ़ाता है। शनिचरी देवी का जहाँ तक संबंध है, मुझे अब ख्याल आया। शनिचरी अपने ज़माने की एक प्रचंड डोमीन थी। ताड़का की तरह लंबी तगड़ी और लड़ने झगड़ने में उस्ताद। वो किसी से भी नहीं डरती थी और नित्य ही किसी न किसी से मोर्चा लेती थी। एक बार किसी लड़ाई में एक डोम ने शनिचरी की खोपड़ी पर एक लठ जमा दिया, जिससे उसका प्राणांत हो गया। लेकिन 1-1.5 हफ्ते बाद ही उस डोम के चेचक निकल आई और वह भी मर गया। लोगों ने उसकी मृत्यु का कारण शनिचरी देवी का प्रकोप समझा। डोमों ने श्रद्धा में उसका चबूतरा बना दिया और तब से वो छोटी जातियों में शनिचरी माता या शनिचरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन पत्नी ने संभवतः कुछ उदास स्वर में कहा, उसको आजकल थोड़ा बुखार रहता है। उसका विश्वास है कि बरन की बहू ने उस पर जादू टोना कर दिया है। वो कहता है कि शनिचरी बहुत चलती देवी है। अरे 1 महीने में ही बरन की बहू कोढ़ फूट फूट कर मरेगी। पता नहीं उसका ज्वर टूटा कि नहीं। मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की। बीमार तो वो सदा ही का था। सोचा शायद उतर गया हो, क्योंकि काम तो वो उसी तरह कर रहा था। हाँ, बीच में उसके चेहरे पर जो चुस्ती और खुशी चमक चमक उठती थी, वो तिरोहित हो गई थी। ना वह उतना चहकता था, ना उतना बोलता था। अपेक्षाकृत वो अधिक गंभीर और सुस्त हो गया। उसकी रुचि धर्म की ओर मुड़ गई और शनिचरी देवी की मन्नत मानते वो अच्छा भला भगत बन बैठा। मेरे घर के सामने सड़क की दूसरी ओर क्वार्टर में एक पंडित जी रहते हैं। यूं तो वो लकड़ियां बेचते हैं, लेकिन साथ साथ सत्तू, नमक, तेल वगैरह भी रखते हैं। फलस्वरूप उनके यहाँ इक्के, तांगे वालों और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है, जो पंडित जी के यहाँ से सत्तू लेकर अपनी भूख मिटाते हैं और उनकी दुकान के छायादार नीम के नीचे 5-10 मिनट विश्राम करते हुए ठट्ठा मजाक भी करते हैं। रातों को उनकी मजलिस लगती है। उस रात गर्मी इतनी थी कि आंगन में दम घुटा जा रहा था। मैं खाने के पश्चात चारपाई को घसीटते हुए लगभग सड़क के किनारे ले गया। उमस तो यहाँ भी थी, पर अपेक्षाकृत शांति मिली। मुझे लेटे हुए अभी 2-4 मिनट ही बीते होंगे
कि पंडित जी की दुकान से आती हुई आवाज सुनाई पड़ी। तो का हो रज्जू भगत, गोसाई जी का कह गए हैं? महावीर जी समुद्र में कूदते हैं तो ताड़का महारानी का कहती है। सुनो सुनो। प्रश्नकर्ता की बात के उत्तर में रजुआ, शायद वो भगत कहलाने लगा था, तत्काल जोश से ऐसा बोला जैसे आशंका हो कि यदि वो देर कर देगा तो कोई दूसरा ही बता देगा। बजरंग बली बड़े जबर थे। वो समंदर में कुछ दूर तक तैर लेते हैं तो उनको ताड़का महारानी मिलती है। ताड़का महारानी अपना रूप दिखाती है तो बजरंग बली किससे कम है? ये मियाँ शेर है तो वो तुमसे सवा शेर, बजरंग बली भी उतने ही हो जाते हैं। इसके बाद ताड़का महारानी और बड़ी हो है तो बजरंग बली मगरमच्छ बनकर ताड़का महारानी के कान से बाहर निकल आते हैं। तो ये रज्जू भगत, गान्ही महात्मा भी तो जेल से निकल आते हैं? किसी दूसरे ने पूछा। रजुआ ने और जोर से बताया, सुनो सुनो, गान्ही महात्मा को सरकार जब जेल में डाल देती है तो एक दिन क्या होता है कि सभी सिपाही प्यादा के होते हुए भी गान्ही महात्मा जेल से निकल आते हैं और सबकी आंखों पर पट्टी बंधी रह जाती है। गान्ही महात्मा 7 समुंदर पार करके जब दिल्ली पहुंचते हैं तो सरकार उन पर गोली चलाती है। गोली गान्ही महात्मा की छाती पर लगकर 100 टुकड़े हो जाती है और गान्ही महात्मा आसमान में उड़कर गायब हो जाते हैं। इसके पूर्व महात्मा गांधी की मृत्यु का ऐसा दिलचस्प किस्सा मैंने कभी नहीं सुना था। यद्यपि गांधी जी की हत्या को हुए 4 वर्ष गुजर गए थे। उसकी दाढ़ी जैसे जैसे बढ़ती गई, रजुआ के धर्म प्रेम का समाचार भी फैलता गया। निचले तबके के लोगों में अब वो रज्जू भगत के नाम से पुकारा जाने लगा। बड़े लोगों में भी कोई कोई हंसी मजाक में उसको इसी नाम से संबोधित करता, लेकिन उनके कहने पर वो शर्मा कर हंसते हुए चला जाता। पर छोटी जातियों के समाज में वो कुछ ना कुछ ऐसा कह गुजरता जो सबसे अलग होता। अक्सर उनकी मजलिसें रात को पंडित जी की दुकान के आगे जमती और रजुआ उनमें राम सीता जी की चर्चा करता, भूत प्रेत बरमडीह के महत्व पर प्रकाश डालता और झाड़ फूंक मंत्र जप का महत्व समझाता। वे नाना प्रकार की शंकाएं प्रकट करते और रजुआ उनका समाधान करता। लेकिन इतनी धार्मिक चर्चाएं करके शनिचरी देवी पर जल चढ़ाने तथा दाढ़ी रखने के बावजूद उसकी मनोकामना पूरी ना हुई। शाम को दफ्तर से लौटा ही था कि बीवी ने चिंतातुर स्वर में सूचना दी, अरे जानते नहीं, रजुआ को हैजा हो गया है। उन दिनों गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी और गड्ढे तथा बम पुलिस की गली में, जो शहर के अत्यधिक गंदे स्थान थे, हैजे की कई घटनाएं हो गई थी। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि रजुआ को हैजा ना होता तो और किसको होता। जिंदा है या मर गया? मैंने उदासीन स्वर में पूछा। मेरी पत्नी ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा, क्या बताएं, मेरा दिल छटपटा कर रह गया। वहीं खंडहर में पड़ा हुआ है कि दस्त से पस्त हो गया है। लोग बताते हैं कि आध 1 घंटे में मर जाएगा। कोई दवा दारू नहीं हुई। कौन उसका सगा बैठा है जो दवा दारू करता? शिवनाथ बाबू के यहाँ काम कर रहा था, पर जहाँ उसको एक कै हुई कि उन लोगों ने उसको अपने यहाँ से खदेड़ दिया। फिर वह राम जी मिश्र के ओसारे में जाकर बैठ गया, लेकिन जब उन लोगों को पता लगा तो उन्होंने भी उसे भगा दिया। उसके बाद वो किसी के यहाँ नहीं गया, जाकर खंडहर के पेड़ के नीचे पड़ गया। जैसे मैंने व्यंग्य किया, तुमने अपने यहाँ क्यों नहीं बुला लिया? पत्नी को ये आशा नहीं थी कि मैं ऐसा प्रश्न करूँगा, इसलिए स्तंभित होकर मुझे देखने लगी। अंत में बिगड़कर बोली, मैं उसे यहाँ बुलाती? कैसी बात करते हैं आप? मेरे भी बाल बच्चे हैं, भगवान ना करे उनको कुछ हो गया तो। मैं हंस पड़ा, फिर उठ खड़ा हुआ, जरा देख आऊं। दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ बोला, आपके पैरों पड़ती हूँ,
उसको छूइएगा नहीं और झटपट चले आइएगा, पत्नी गिड़गिड़ाने लगी। जब मैं खंडहर में पहुंचा तो 2-3 व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े होकर रजुआ को निहार रहे थे। वे मोहल्ले के नहीं बल्कि रास्ता चलते मुसाफिर थे, जो रजुआ की ये दशा देखकर दया एवं उत्सुकता से वहां खड़े हो गए थे। रजुआ, मैंने निकट पहुंचकर पूछा, लेकिन उसको किसी बात की सुध न थी। वो पेड़ के नीचे एक गंदे अंगोछे में पड़ा हुआ था और उसका शरीर काय दस्त से लथपथ था। उसकी छाती की हड्डियां और उभर आई थी, पेट तथा आंखें पिचक धस गई थी और गालों में गड्ढे बन गए थे। उसकी आंखों के नीचे भी गहरे काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे और मुंह कुछ खुला हुआ था। पहले देखने से ऐसा मालूम होता था कि वो मर गया है, लेकिन उसकी सांसें धीमे धीमे चल रही थी। मैं कुछ निश्चय न कर पा रहा था कि क्या किया जाए कि मालूम नहीं कहाँ से शिवनाथ बाबू मेरी बगल में आकर खड़े हो गए और धीरे से उन्होंने अपनी सम्मति भी प्रकट की। ही कांट सरवाइव, ये बच नहीं सकता। मैंने तेज दृष्टि से उनको देखा। शिवनाथ बाबू पर तो मुझे गुस्सा आ ही रहा था, लेकिन अपने ऊपर भी कम झुंझलाहट न थी। कभी जी होता था कि जाकर घर बैठ रहूं। जब और लोगों को मतलब नहीं तो मुझे ही क्यों और क्या पड़ी है। लेकिन उसे यूं अपनी आंख के सामने मरते हुए देखा नहीं जाता था। पर मैं उसका इलाज भी क्या करवा सकता था। मैं लगभग 100 रुपए वेतन पाता था। इसके अलावा महीने का अंतिम सप्ताह था। मेरे पास एक पाई नहीं थी, पर उसे अस्पताल भी तो भिजवाया जा सकता है। अचानक मन में विचार कौंधा। मेरी झुंझलाहट जैसे अचानक दूर हो गई और मैं तेजी से अस्पताल रवाना हो गया। अस्पताल पहुंचकर मैंने संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। वहां से अस्पताल की मोटर गाड़ी पर बैठकर मैं स्वयं साथ आया। रजुआ की सांस अब भी चल रही थी। अस्पताल के 2 मेहतरों ने जो साथ आए थे उसको खींचकर गाड़ी पर लाद दिया। जब गाड़ी चली गई तो मैंने संतोष की सांस ली, जैसे मेरे सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। सबकी यही राय थी कि रजुआ बच नहीं सकता, परंतु वह मरा नहीं। यदि अस्पताल पहुंचने में थोड़ा भी विलंब हो गया होता तो बेशक काल के गाल से उसकी रक्षा ना हो पाती। अस्पताल में वो 4-5 दिन रहा, फिर वहां से बर्खास्त कर दिया गया, किंतु उसकी हालत बेहद खराब थी। वो एकदम दुबला पतला हो गया था, मुश्किल से चल पाता और जब बोलता तो हाँफने लगता। ना मालूम क्यों वो अस्पताल से सीधे मेरे घर ही आया। यद्यपि मेरी पत्नी को उसका आना बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने उससे कह दिया कि 2-4 दिन उसे पड़ा रहने दे, फिर वह अपने आप ही इधर उधर आने जाने तथा काम करने लगेगा। वह 4-5 दिन रहा, खाने को कुछ ना कुछ पा ही जाता। वह कोई ना कोई काम करने की कोशिश करता, पर उससे होता नहीं था। किसी को घर पे बैठकर मुफ्त खिलाना मेरी श्रीमती जी को बहुत बुरा लगता था, परंतु सबसे बड़ा भय उनको यह था कि उसके रहने से घर में किसी और को हैजा ना हो जाए। और एक दिन घर आने पर रजुआ नहीं दिखाई पड़ा। पूछने पर बीवी ने बताया कि वह अपनी तबीयत से पता नहीं कब कहीं चला गया। वह कहीं गया ना था, बल्कि मोहल्ले में ही था, लेकिन अब वह बहुत कम दिखाई पड़ता। मैंने उसको 1-2 बार सड़क पर पैर घसीट घसीट कर जाते हुए देखा। संभवतः वह अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयत्न कर रहा था। फिर एक दिन मैंने उसे खंडहर में पुनः पड़ा पाया। शिवनाथ बाबू अपने दरवाजे पे बैठ अपने शरीर में तेल की मालिश करा रहे थे। मैंने उनसे जाकर नमस्कार करते हुए प्रश्न किया, रजुआ खंडहर में क्यों पड़ा हुआ है? उसे फिर हैजा हुआ है क्या? शिवनाथ बाबू बिगड़ गए। गोली मारिए साहिब, आखिर कोई कहाँ तक करे? अब साले को खुजली हुई है, जहाँ जाता है खुजलाने लगता है। कौन उससे काम कराए? फिर काम भी तो वह नहीं कर सकता।
साहब, अभी 2-3 रोज की तो बात है। मैंने कहा, एक गगरा पानी ला दो। गया जरूर, लेकिन कुएं से उतरते समय गिर गया बच्चू। पानी तो खराब हुआ ही, गगरा भी टूट पिचक गया। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मेरे घर के अंदर पैर ना रखना, नहीं तो पैर तोड़ दूंगा। गरीबों को देखकर मुझे भी दया माया सताती है, पर अपना भी तो देखना है। मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप घर लौट आया। इस बार मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाकर उसे देखूं या उसके हालचाल पूछूं। घर जाकर मैंने पत्नी से पूछा, तुमने रजुआ से कुछ कहा सुनी तो नहीं की थी ना? मुझे शक था कि बीवी ने ही उसे भगा दिया होगा और इसीलिए वो मेरे घर नहीं आता। मेरी बात सुनकर श्रीमती जी अचकचाकर मुझे देखने लगी। फिर तिनक कर बोली, क्या करती? रोग को पालती? मेरा कोई भाई बंधु तो नहीं? मैं क्या कहता। रजुआ को भयंकर खुजली हो गई थी, लेकिन उसने मोहल्ला नहीं छोड़ा। वो अक्सर खंडहर में बैठकर अपने शरीर को खुजलाता रहता। खाने की आशा में वो इधर उधर चक्कर भी लगाता। कभी कभी वह मेरे घर के सामने लकड़ी वाले पंडित के यहाँ जाता और पंडित जी थोड़ा सत्तू दे देते। मैंने भी 1-2 बार अपने लड़के के हाथ खाना भिजवा दिया। इसी तरह उसके पेट का पालन होता रहा। उसका चेहरा भयंकर हो गया था, एकदम पीला और हाथ पैर जली हुई रस्सी की तरह ऐंठे हुए। वह बाहर कम ही निकलता और जब निकलता तो उसको देखकर एक अजीब दहशत सी लगती, जैसे कोई नर कंकाल चल रहा हो। आषाढ़ चला गया था और बरसात का पहला पानी पड़ चुका था। शनिवार का दिन सवेरे लगभग 8 बजे मैं दफ्तर का काम लेकर बैठ गया, लेकिन तबीयत नहीं लगी। बाहर नाली में वर्षा का पानी पूरी वेग से दौड़ रहा था और शरीर पर पुरवाई के झोंके आ लगते, जिससे मैं एक मधुर सुस्ती का अनुभव कर रहा था। मैंने कलम मेज पर रख दी और कुर्सी पर सिर टेक कर ऊँघने लगा। यदि एक आहट ने चौंका न दिया होता तो मैं सो भी जाता। मैंने आंखें खोलकर बाहर झांका। बाहर ओसारे में खड़ा एक 13-14 वर्ष का लड़का कमरे में झांक रहा था। लड़के के शरीर पर एक गंदी धोती थी और चेहरा मैला था। मुझे संदेह हुआ कि यह कोई चोर चाई है, इसीलिए मैंने डपक कर पूछा, कौन है रे? क्या चाहता है? लड़का दुबक कर कमरे में घुस आया और निधड़क बोला, सरकार, रजुआ मर गया, उसी के लिए आया हूँ। और अंत में हंस पड़ा। मर गया? कब मरा? कहाँ मरा? मैंने साश्चर्य मुंह बनाकर एक ही साथ उससे कई प्रश्न किए। लड़के ने फिर हंसते हुए कहा, हाँ सरकार, मर गया। मालिक, इस कारण पर उसके गांव का एक चिट्ठी लिख दीजिए। मैंने उसके आगे रजुआ के संबंध में कुछ ना पूछा। मैं अचानक डर गया था कि यदि मैंने मामले में अधिक दिलचस्पी दिखाई तो हो सकता है कि मुझे उसकी लाश फूंकने का भी प्रबंधन करना पड़े। लड़के के हाथ में एक पोस्ट कार्ड था, जिसको लेते हुए मैंने सवाल किया, इस पर क्या लिखना होगा? उसके गांव का क्या पता है? मालिक, रामपुर के भजन राम बरई के यहाँ लिखना होगा। लिख दीजिए कि गोपाल मर गया। लड़के की आवाज़ कुछ ढीठ हो गई थी। गोपाल? जी, उसका यही तो नाम है। मैंने पोस्ट कार्ड पर तेजी से मजमून तथा पता लिखा और पत्र को लड़के के हवाले कर दिया। मैं लड़के से पूछना चाहता था कि तू कौन है? रजुआ कहाँ मरा? उसकी लाश कहाँ है? परंतु मैं कुछ नहीं पूछ सका, जैसे मुझे काट मार हो गया हो। सच कहता हूँ, रजुआ की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरे हृदय को अपूर्व शांति मिली, जैसे दिमाग पर पड़ा हुआ बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। उसको देखकर मुझे सदा घृणा होती थी और कभी कभी सोचकर कष्ट होता था कि इस व्यक्ति ने सदा ऐसे प्रयास किए जिससे इसको भीख ना मांगनी पड़े, और इसको भीख मांगनी भी पड़ी है, तो इसमें उसका दोष कतई नहीं रहा है। मैंने उसके बारे में कई बार क्रोधवश सोचा है कि वह कमबख्त एक ही मोहल्ले से क्यों चिपका हुआ है, घूम घूम कर शहर में भीख क्यों नहीं मांगता।
मुझे कभी कभी लगता है कि वह किसी का मोहताज ना होना चाहता था और इसके लिए उसने कोशिश भी की, जिसमें वो असफल रहा क्योंकि वो मरना ना चाहता था। इसीलिए जोंक की तरह जिंदगी से चिमटा रहा। लेकिन लगता है जिंदगी स्वयं जोंक सरीखी उससे चिमटी थी और धीरे धीरे उसके रक्त की अंतिम बूंद तक पी गई। रजुआ को मरे 3-4 दिन हो गए थे। सारे मोहल्ले में ये समाचार उसी दिन फैल गया था। मोहल्ले वालों ने अफसोस प्रकट किया और शिवनाथ बाबू ने तो यहाँ तक कह डाला था कि जो हो, आदमी वो ईमानदार था। रात के करीब 8 बजे थे और मैं बाहरी ओसारे में बैठा था। आसमान में बादल छाए थे और सारा वातावरण इतना शांत था जैसे किसी षड्यंत्र में लीन हो। बगल की चौकी पर रखी धुंधली लालटेन कभी कभी चमक कर उठती और उसके चारों ओर उड़ते पतंगे कभी कमीज के अंदर घुस जाते, जिससे तबीयत असहाय खींच से भर उठती। मैं भीतर जाने के उद्देश्य से उठा कि सामने एक छाया देखकर एकदम डर गया। रजुआ की शक्ल का नर कंकाल भीतर चला आ रहा था। सच कहता हूँ कि यदि मैं भूत प्रेत में विश्वास करता तो चिल्ला उठता, भूत भूत। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। नर कंकाल धीरे धीरे घिसटता बढ़ा आ रहा था। यह तो रजुआ ही था। ठठरी मात्र, क्या वह जिंदा है? वह मेरे निकट आ गया। संभवतः मेरी परेशानी भांप कर बोला, सरकार, मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। अंत में वह सूखे होठों से हंसने लगा। तब वह लड़का क्यों आया था? मैंने गंभीरतापूर्वक प्रश्न किया। उसने पहले दांत निपोर दिए, फिर बोला, सरकार, वह गुदड़ी बाजार के बचन राम का लड़का है। मैंने ही उसको भेजा था। बात ये हुई सरकार कि मेरे सिर पर कौवा बैठ गया था। हुजूर, कौवा का सिर पर बैठना बहुत अशुभ माना जाता है, उससे मौत आ जाती है। फिर गांव पर चिट्ठी लिखने का क्या मतलब? मेरी समझ में अब भी कुछ ना आया। उसने समझाया, सरकार, ये मौत वाली बात किसी सगे संबंधी के यहाँ लिख देने से मौत टल जाती है। भजराम बरई मेरे चाचा होते हैं। मालिक, एक और कारण है, इस पर लिख दे, सरकार की गोपाल जिंदा है, मरा नहीं। मैंने पूछना चाहा कि तू क्यों नहीं आया, लड़के को क्यों भेज दिया? लेकिन यह सब व्यर्थ था। संभवतः उसने सोचा हो कि उसका मतलब कोई ना समझे और लोग बात को मजाक समझकर कहीं दुरदुरा ना दे। मैंने पोस्ट कार्ड लेकर उस पर उसकी इच्छा अनुसार लिख दिया। पोस्ट कार्ड लौटाते समय मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसके मुंह पर मौत की भीषण छाया नाच रही थी और वह जिंदगी से जोंक की तरह चिमटा था। लेकिन जोंक वो था या जिंदगी? वह जिंदगी का खून चूस रहा था या जिंदगी उसका? ये मैं तय नहीं कर पाया। अभी आप सुन रहे थे लेखक अमरकांत द्वारा लिखित कहानी जिंदगी और जोंक का भाग 2।